सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। इमरान खान की हुकूमत को टफ टाइम देने की बातें करने वाली अपोजिशन इस वक्त खुद इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जमानत मिलने के बावजूद रिहाई नहीं हो पा रही। शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर फैसले के लिए लाहौर हाईकोर्ट का एक नया बेंच तश्कील दे दिया गया है। 3 रुकनी यह बेंच 21 अप्रैल को अब इस केस की समाअत करेगा और गुज़िश्ता दिनों 2 रुकनी बेंच ने राय तकसीम होने के बायस रजिस्ट्रार ने रेफरी जज की तकर्री के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया था। आमदन से जायद असासों के केस में जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की, जबकि जस्टिस असजद जावेद घराल ने यह दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। और फिर दूसरी तरफ पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान है, जो पीडीएम की तकसीम पर इस वक्त खासे अफसरदा हैं, क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या ईद के बाद यह सूरत हाल वाज़ेह होगी या नहीं। और यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट अपोजिशन लीडर बनने के बाद से मौलाना फजल रहमान का झुकाव क्या नून लीग की जानिब हो गया है। पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है और साथ ही पीपल्स पार्टी माफ़ी मांगने का मुतालबा भी पीडीएम से कर रही है, जो शोकॉज नोटिस उनको भेजा गया था, जबकि मौलाना साहब ने पीपल्स पार्टी को इस फैसले पर नजरसानी करने का टाइम दे दिया है। और वो उम्मीद भी ये कर रहे हैं कि शायद वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को फिर से करीब लाने में कामयाब हो जाएंगे और शायद फिर से पीडीएम एक हो जाएगी। मगर ऐसा करना अब शायद नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों के लिए मुमकिन ना हो, क्योंकि दोनों पार्टियां उनकी पोजीशन से लगता है कि दोनों पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर अब पहुंच चुकी हैं। पीपल्स पार्टी गिलानी को सेनेट अपोजिशन लीडर की सीट से हटाने को तैयार नहीं है और नून लीग अपना अपोजिशन लीडर लाए बगैर पीपल्स पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल का क्या प्लान है, वो पहले ही ये सब बता चुकी है कि वो पार्लिमानी सियासत, पार्लिमानी अपोजिशन करना चाहती है। नून लीग भी अपने मौक़िफ़ से ज़रा भी पीछे नहीं हट रही है। मौलाना साहब ये चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च हो, पूरी पीडीएम लॉन्ग मार्च करे और इस्तीफ़ों के साथ वो लॉन्ग मार्च हो। अब आगे ईद के बाद इस सियासी सूरत हाल में क्या तब्दीली हो सकती है, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। एतजाज़ अहसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मारूफ मुल्क के कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज़ साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। एतजाज़ साहब, सबसे पहले तो ये शहबाज शरीफ साहब की ये जिस तरह ज़मानत वाला मामला हुआ, अब 21 तारीख को इस केस की समाअत होगी। पहले ऐलान हुआ कि ज़मानत हो गई है, बाद में अफजल घराल साहब का मामला सामने आया कि उन्होंने तो दस्तखत ही नहीं किए थे। क्या माजी में कभी इस तरह की कोई मिसाल मिलती है कि ज़मानत का ऐलान कर दिया जाए और एक जज के दस्तखत ही ना हो ज़मानतनामे पर? माजी में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती और ये शहबाज, ये शरीफ ख़ानदान का ही और पंजाब की अदालतों का एक कोई ऐसा इनके पास सिलसिला है कि ये उनके हक में ये इस किस्म के मामलात होते हैं शरीफ ख़ानदान के। ये शहबाज शरीफ के हक में जिस जज ने जजमेंट लिखी हुई है और अपने रीडर से अनाउंस करवा दिया, वो जजमेंट बगैर दूसरे जज के दस्तखतों से और उस पर अनाउंस करवा दिया और रीडर के या वो नायब कासिर से अनाउंस करवा दिया। ये इशू तो जाना चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। ये तो बदनीयती पे मबनी है, वरना ये हो कैसे सकता है। और फिर जो जजमेंट इख्तलाफी जो नोट लिखा है जस्टिस गुराल ने, वो कोई उसके बाद उसको पढ़ के तो कोई ज़मानत देने को तैयार मेरा नहीं ख्याल हो सकता, क्योंकि उन्होंने जिस तरह दिखाया है और फैक्ट से दिखाया है, जिसका को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज किया है जस्टिस डोगर ने, जस्टिस गुराल ने ये बताया है। मैं एक ही मिसाल लेता हूँ कि नवाज शरीफ ने अपने असासे 1990 की इलेक्शन में डिक्लेयर किए 20 लाख रुपए। 2008 में ये 1 करोड़ 64 लाख रुपए हो गए, यानी 1.5 करोड़ हो 2008 में। और 2018 में 8 साल चीफ मिनिस्टर रहे, तो 2018 में जो उसके बाद डिक्लेरेशन दी तो आपके 732 करोड़ के असासे, कहाँ 1.5 करोड़, कहाँ 20 लाख, कहाँ 1.5 करोड़, कहाँ 700। और आप उस वक्त उस दौरान वजीर आला हैं और कोई ज़राए आमदन नहीं बताई कि ज़राए आमदन कोई हो, कोई बिजनेस नहीं बताई
ये को ये सिर्फ टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स के ज़रिए कि आपने हफ्तावार कभी 75 करोड़, कभी 80 करोड़, कभी 70 करोड़, कभी 60 करोड़ वो कैश पाकिस्तान बैंक हबीब बैंक में जमा कराई, हबीब बैंक शादमान ब्रांच में वो जमा कराई कैश। वो काउंट हुई मशीनों के ज़रिए, वो आधा घंटा 15 मिनट लग गए। उसके बाद वो क्लिक करने से वो 78 करोड़ चले गए इंग्लिस्तान एक ब्रांच में। वहाँ उन्होंने 2 मिनट लगाए कंप्यूटर पे देखने के लिए ये कैलकुलेटर ये कितने हैं। फर्ज कीजिए वो 30 लाख पाउंड बन गए। वो 30 लाख पाउंड अगले मिनट में आपने भेज दिए पाकिस्तान उसी बैंक की ब्रांच में या किसी और बैंक की ब्रांच में जिसको नामजद किया गया, और जो सलमान शहबाज के नाम पे थी ये हमजा शहबाज के नाम पे था सही। और फिर उस अकाउंट से पैसे मुख्तलिफ लोगों को ख़ानदानी शहबाज शरीफ की बेगम को, हमजा को, सलमान को, उनकी हमशीरा को, मरियम बीबी को, नवाज शरीफ को वो बांटे जाते रहे। अगर ये 50, 60, 70 मरतबा हुआ तो वो सिमिलर पैटर्न तो साबित हो गया ना कि ये तरीका होता है। और पैसा कहाँ से आया? पैसा तो कोई कमीशन का या रिश्वत का था, कोई फैक्ट्री तो यहाँ नहीं थी इनकी कि ये कहते कि हमने इसमें उस पैसे से जो वापस आता रहा पाउंडों की या डॉलरों की शक्ल में, उस पे रुकावट नहीं थी। इन्होंने खुद कानून 1992 में बनाया था, उस पे रुकावट नहीं थी। उस पर जितना मर्जी चाहे आप ला सकते थे बगैर सोर्स बताए। अब सोर्स बताने का तो कानून जो है वो नैब में इन्होंने खुद वैसे अपना जो एहतसाब एक्ट 1997 का बनाया था, उसमें भी था कि वो सोर्स बताना तो इसलिए है कि अगर क्राइम फर्ज करें आप हेरोइन स्मगल करते रहे तो आपको बताना लाजमी है। आप असला स्मगल करते रहे, आप दहशतगर्दी करते रहे तो आपको बताना लाजिम है, चाहे वो आपको कितना भी आपने वो सीक्रेसी डील की भी हो, एमनेस्टी ली भी हो। तो ये जब निकला है तो वो ये इनके हक में एक जज साहब ये किसी के लिए नहीं हो सका। इनके हक में एक जज साहब ये अनाउंस कर देता है दूसरे जज साहब के दस्तखत किए हुए, आप अपने नायब कासिद को कहते हैं बाहर जाके अनाउंस कर दे। वो बाहर जाके ऐलान करता है कि जी शहबाज शरीफ साहब की बेल हो गई है, 50-50 रुपए के 2 मचल के। बाहर शोर मच जाता है, बाहर हंगामा, बाहर लड्डू तो नहीं बांटे होंगे क्योंकि रमजान शरीफ पर तो फूल ये वो। साहब ये आप कह रहे हैं कि ये अदालतें हमेशा शरीफ खानदान को खास रियायत देती हैं, ये महज ये हुस्न इत्तेफाक इसको हम समझें या फिर इसके पीछे कहीं कोई एक मखसूस कोई सोच है, इसके पीछे कोई और मामला है आपकी नज़र में? मैं तो समझता हूँ और मैं कहता रहा हूँ, मैं तो समझता हूँ ये एक इंस्टीट्यूशनल बायस है जो इनके हक में है। 1993 में नवाज शरीफ के केस में जब असेंबली डिज़ोल्व होती है तो नवाज शरीफ की असेंबली को 6 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर कर देती है। उन्हीं ग्राउंड्स पे जब 1997 में बीबी शहीद की असेंबली डिज़ोल्व होती है उसको रिस्टोर नहीं किया जाता। ये लाडले जो हैं मुस्लिम लीग लंदन के लाडले, ये जाके हमला कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर देते हैं। चीफ जस्टिस और 4 जज बैठे हुए, सामने से क्राउड चला आ रहा है, वो अपनी कुर्सियां पीछे फेंक के और पिछले दरवाजे से भागना उनको पड़ता है। आपको एक शरीफ खानदान के बंदे को सजा नहीं हुई ना कुछ हुई। आप जस्टिस मलिक कयूम, जस्टिस राशिद अजीज पे दबाव डालते हैं, उनको कहते हैं कि सजाएं दो, फिर वो सजाएं बीबी जरदारी साहब को, और वो टेप्स उनकी चल जाती है सुप्रीम कोर्ट में अपील में, और वो सारा फैसला कलअदम हो जाता है। 3 जज सुपीरियर कोर्ट के, मलिक कयूम, राशिद अजीज, चीफ जस्टिस, वो उनको ओहदा छोड़ना पड़ जाता है।
नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई कोई उंगली नहीं उठाता। ये पारसा है और वो सब कुछ है। आप मायदा करके चले जाते हैं मुशर्रफ के साथ सरूर पैलेस में और मायदे के बाद में मानते ही नहीं उससे। साहब जब आप ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग लंदन, तो ये इससे आपकी क्या मुराद है? मुस्लिम लीग लंदन और मुस्लिम लीग पाकिस्तान क्या दो अलग अलग मुस्लिम लीग हैं? तो हमारी इत्तलात के मुताबिक तो अभी तक एक ही मुस्लिम लीग काम कर रही है और मियां नवाज शरीफ उसके सरबराह और कायद हैं। अब तो मुस्लिम लीग लंदन का अलकाब बड़ा पुराना हो गया है। चौधरी मंजूर साबिक एमएनए ने ये उनकी इख्तरा है और जैन के एक सुबह का रफ्तारी है जो उन्होंने ये नाम दिया है। मुस्लिम लीग लंदन तो अपनी और पॉलिसी चला रही है। मुस्लिम लीग पाकिस्तान जो है वो चला रही है पॉलिसी शहबाज शरीफ वाली कि कुछ आपस में कुछ लोग कुछ दो, कोई एनआरओ हो जाए, कोई सेटलमेंट हो जाए। बदकिस्मती मुस्लिम लीग पाकिस्तान की ये है कि वर्कर जो है, वोटर जो है वो मुस्लिम लीग लंदन के साथ ही है, जिस तरह वो एमपीएम लंदन के साथ था। अच्छा, और वो मरियम के साथ है और वो नवाज शरीफ के साथ है और वो शहबाज शरीफ के साथ नहीं है। अब शहबाज शरीफ की वैल्यू नहीं रहती, इस वजह से वैल्यू है तो मरियम की है। अच्छा, तो लेकिन अजहर साहब अब पीडीएम को कौन सी मुस्लिम लीग सूट करती है? फिर वो शहबाज शरीफ वाली या नवाज शरीफ वाली? और पीपल्स पार्टी अब किस मुस्लिम लीग के साथ आगे पीडीएम में अगर चलती है तो फिर चलना चाहती है? क्योंकि ऐसा लगता है कि बिलावल साहब की गुफ्तगू से कि उनका झुकाव कुछ शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब की तरफ ज़्यादा है। पिछली एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में उन्होंने इस तरह का तासुर देने की कोशिश की थी। तो पीपल्स पार्टी को क्या मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा सूट करते हैं या फिर मियाँ नवाज शरीफ? नहीं, हमें तो देखें, ये ऐसी मुस्लिम लीग होनी चाहिए, वो लंदन वाली नवाज वाली हो या शहबाज वाली हो, जो किसी डिसिप्लिन के तहत चले, जो मशावरत के साथ चले, जो मशावरत की गैर ये ऐलान कर देते हैं जो चाहते हैं ऐलान और दमादम मस्त कलंदर कर देते हैं, जिसके लिए अभी ना कौम को हमने तैयार किया होता है ना कौम तैयार हुई होती है। आप कहते हैं आर या पार, क्या हुआ? 6 दिसंबर आर या पार हो जाएगी, वो फिर आपने 6 दिसंबर को कहा, नहीं 13 दिसंबर को आर या पार हो जाएगा, कुछ हुआ आर या पार? तो और मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान वाली शहबाज वाली है उसकी भी समझ नहीं आती। वो अब देखें जाके बैठे हुए हैं जेल में और साथ गुफ्त शुनीद भी कर रहे हैं। आप देखें उन्होंने जो कमाल शहबाज शरीफ का है वो कि उसने एक बेंच को इस तरह तकसीम कर दिया जिस तरह 1998 में मुस्लिम लीग नवाज ने, तब भी वो मुस्लिम लीग लंदन थी, सारे सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया था और सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी के तहत 8 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ बगावत कर दी थी, सज्जाद अली शाह के। कभी सुना न देखा नहीं जो ये काम कर गए हैं। सही किया। लेकिन ऐसा वो आर या पार का ऐलान हो या लॉन्ग मार्च करने का ऐलान हो, वो होता तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से है ना। पीडीएम में तो 10 जमातें थी, ज़ाहिर है एएनपी माइनस होकर आपके साथ आ गई, तो अभी भी 8-9 जमातें उसमें मौजूद हैं। तो वो 8-9 जमातें एक तरफ हैं, ये 2 अपोजिशन एएनपी और पीपल्स पार्टी 2 जमातें एक तरफ हो गई। अब ये क्या पीडीएम भी 2 ही चलेंगी, एक पीडीएम हकीकी एक पीडीएम नजरियाती, को इस तरह का नाम सामने आ जाएगा? या फिर ईद के बाद आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब की कोई सुलह हो सकती है? मौलाना साहब में बड़ी सलाहियतें हैं वैसे, मैं आपको बता दूं। अच्छा। और बड़ी हमाजैत शख्सियत है, किस तरह क्या कर पाते हैं इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। पर लेकिन अफजल साहब तमाम जमातों को साथ लेकर चल नहीं पा रहे हो। पहले पीपल्स पार्टी फिर एएनपी, ये 2 जमातें पीडीएम से जिस तरह अलग हुई। एक और बात मैं आपको अर्ज कर दूं, आपको मिसाल मैं दे रहा था, कभी आप ये भी मिसाल देख लें कि कभी किसी अदालत ने ये ऑर्डर किया है कि आप मुल्ज़म को पहले 10 दिन का नोटिस देंगे और फिर उसको पकड़ेंगे, वो मुल्ज़म टिकेगा अपने ठिकाने में? मुल्ज़म तो रूपोश हो जाए। ये कभी सुना आपने? मैंने तो नहीं सुना इस किस्म का।
अभी ये सुना है कि चंद दिन पहले राणा एक दो सनाउल्लाह साहब, केस- एतजाज साहब, पिछले हफ्ते राणा सनाउल्लाह साहब थे, उन्होंने कोई एक दो अननोन लोगों की मिसालें नहीं दी, किसी बड़े सियासतदान की मिसाल तो नहीं दी थी, लेकिन एक दो केसेस उन्होंने बताए थे कि ऐसा हुआ है कभी। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो हुआ यहाँ है, वो एक दुबई के केस में इस तरह किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अगर इनको गिरफ्तार अगर करना होगा तो हमारी इजाजत से करना होगा। ये नहीं कि आप उनको इतला देंगे कि 10 दिन बाद चौधरी साहब हम आपके घर आ रहे हैं और वो गायब हो जाए। सही। वो क्यों बैठे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे इस किस्म का। ये अदालतों ने तो इतना झुकाव कर दिया है। शरीफ खानदान की जानिब की मतलब हैरत होती है कि इनके लिए कवानीन ही और बनते हैं। तो एतजाज साहब, क्या अभी पीडीएम को भी नून लीग ही इन्फ्लुएंस कर रही है आपके ख्याल में? क्या मौलाना साहब, जाहिर है वो सरबरा हैं, वो उनकी अपनी कोई से नहीं है उसमें, उनका अपना फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं है, ये तमाम जमातों को इन्फ्लुएंस नून लीग ने किया हुआ है पीपल्स पार्टी के खिलाफ? नून लीग जो है वो बिल्कुल वो मौलाना साहब ज़ीरक आदमी है। वो जानते हैं कि वोटर और सपोर्टर मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग लंदन के साथ ही है। वो नवाज शरीफ और मरियम के साथ वो इसको खातिर में नहीं लाते, शहबाज शरीफ को या हमजा शहबाज को। सही। तो एतजाज साहब, ये पीडीएम की तहरीक है, अब ये बतौर मजमूई आप इस पर क्या कहेंगे कि ये नाकाम हो गई या ये इसी तरह चलती रहेगी और हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी? ये इस तहरीक को, इसका रिजल्ट क्या तस्वुर किया जाए? मैं आपको पहले ही अपनी बात की दलील में एक बात अर्ज कर दूं कि मिसाल ले ले, फर्ज कर ले कि शहबाज शरीफ जुमेरात को जलसा खिताब करूंगा मोची दरवाजे में, और वो तैयारी वगैरह करके स्टेज बना के और सब कुछ, और बुध को मरियम क्या देती है, आवाज़ दे देती है कोई नहीं जाएगा उस जलसे में जो नवाज शरीफ के बयानिए के का साथी है। शहबाज शरीफ के जलसे में कोई नहीं जाएगा। अच्छा, ये हकीकत है। पर इनके लिए देखें ना, इनको जमानत मिलती है बगैर अदालत में पेश हुए हमजा नवाज, तो अपने घर की वो बेसमेंट में तय खाने में इनको जमानत मिल जाती है। सही। लेकिन जी पीडीएम के मुस्तकबिल के बारे में आपसे आपकी मैं राय जानना चाहता था, क्योंकि दिसंबर में भी आप थे मेरे साथ, उस वक्त आपने बताया था कि पीपल्स पार्टी और ये पीडीएम इस्तीफे ना दें तो इसका फ़ायदा अपोजिशन को होगा। फिर बाद में सबने देखा कि सेनेट और ज़िमनी इंतखाब में उसका फ़ायदा भी हुआ। तो अब पीडीएम का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? इसकी स्ट्रेटजी भी होनी क्या चाहिए? पीपल्स पार्टी को पीडीएम के साथ चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? एएनपी भी आपके साथ मौजूद है। अब इन दो जमातों का और पीडीएम का अलग अलग क्या मुस्तकबिल है? पाकिस्तान में आप मेरी बात एक याद रखें जी, पाकिस्तान में आप पेशीन गोइयाँ कर आते रहते हैं और यहाँ शेख रशीद बैठ के और हर किस्म की तोता चाल चलता रहता है, कोई और तोता चाल चलता रहता है सारे, और आप बड़े पर वो तो पेश गोइयों से ज़्यादा यू टर्न लेते हैं। वो 3 दिन पहले किसी को कलदम कहते हैं, आज अभी किसी से मुज़ाकरात कर रहे हैं। बहरहाल आप अपनी बात कीजिएगा। नहीं, वो पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये आप करते रहते हैं। मेरा आपको एक मकूला खुदा के माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। अच्छा, और साहब अभी ये जो जी 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 बात करिए। खोल के और खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। सियासत में कोई खत्म नहीं होता। सियासत में भुट्टो को फांसी लगा दो, नहीं खत्म होता। सही। तो ये बातें कि क्या हो जाएगा, पीडीएम खत्म हो जाएगा, पीपल्स पार्टी और वो चल सकेंगे, वो नहीं चल सकेंगे, वो उसके साथ चलेगा, उसके साथ नहीं चलेगा, खबर नहीं। हर कोई यहाँ लेकिन ऐसा वो ज़ाहिर एक हिकमत अमली तो होती है ना, उससे एक आप मुस्तकबिल में झांक कर एक देख सकते हैं उस हिकमत अमली के तहत कि इसके किस तरह के नताइज सामने आ सकते हैं। अभी जो मौजूदा पिछले 3-4 दिन से सूरत हाल रही, ये इस मामले को आपकी नज़र में हुकूमत ने अब मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश कर रही है, सही हैंडल किया? ये मामले को पहले मिस हैंडल किया, फिर समझ आया कि सही से हैंडल कैसे करना है? ये तहरीक लबैक से जी, तहरीक लबैक से हुकूमत ने पहले तो उनको बहुत ज़्यादा छूट दे दी और फैल जाने दिया।
जिसकी वजह से उनके लड़कों ने बहुत नुकसान कर दिया। उनकी लीडरशिप ने भी उनको कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने लोगों की कारें तोड़ दी, लोगों के मोटरसाइकिल जला दिए, अवाम के बड़ा नुकसान किया, जिसका मेरा ख्याल है उनकी लीडरशिप को कुछ एहसास हुआ खुद भी। तो उन्होंने मुज़ाकरात की बात, वो भी तो मुज़ाकरात की तरफ आ रहे हैं ना, वो भी तो पहाड़ की चोटी पे ही पहुंचे हुए खड़े हुए थे ना, और वो भी नीचे जो उतरे हैं ज़रा उससे मुज़ाकरात की जानिब आने, उनको भी एहसास हुआ है कि उनके लड़कों ने, उनके जत्थों ने बहुत नुकसान ही सिर्फ नहीं किया, उनको बड़ा अनपॉपुलर कर दिया, लोगों को उनके खिलाफ कर दिया। और लोगों में थोड़ी सी ये वो एक लिहाज से मकबूल हो रही थी पार्टी। मैं को मजहबी सियासत के हक में नहीं हूँ, लेकिन नज़र साहब जी ये जो अब ये मामला इस वक्त वो वोट ले रही थी इलेक्शंस में, 22 लाख से ज़्यादा उनके वोट थे, 3 उनके असेंबली के मेंबरान इस वक्त मौजूद हैं। जी तो वो अपनी जगह कुछ बना रही थी कि उसने, मेरा ख्याल है इतना बड़ा फियास्को अपने लिए, इतनी उन्होंने नापुख्ता सोच दिखा के कि जैसे वो एक दिन में ही सारे को काबू कर लेंगे और फ्रांस का सफ़ीर भी गिरफ्तार हो जाएगा और निकाला जाएगा। भाई अगर हम फ्रांस के सफ़ीर को निकालते हैं तो 27 मुल्क जो यूरोपियन यूनियन के हैं उन्होंने एकदम हमारे सारे सफरा को वहाँ से निकाल देना। सही। और हमारे सफ़ीर अगर वहाँ रहे तो हमारी जो जिस पॉपुलेशन के लिए जो लोग मेहनत करके पाकिस्तान के लिए कमा के पैसे वापस भेजते हैं और जिस पाकिस्तान चलता है वही ना रहा तो नुकसान हमारा हुआ या उनका हुआ। ठीक है। वो एक पादरी था अमेरिका में, नाम मैं उसका भूल रहा हूँ, पहले भी प्रोग्राम में मुझे चाहिए था, वो याद आ जाएगा आपको, याद शायद सही है। तो सब अगली किसी नशिस्त में उस पर फिर मजीद गुफ्तगू करेंगे उस मामले पर भी। बहुत शुक्रिया एतजाज़ अहसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा में से, और कह रहे थे कि ज़ाहिर अब हुकूमत मुज़ाकरात के ज़रिए सही तौर पर इस मामले को मंतक़ के अंजाम तक पहुँचाना चाहती है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी मामले से मुताल्लिक़ और वज़ीर आज़म के आज के खिताब से मुताल्लिक़ मजीद गुफ्तगू होगी। क़िबला अयाज़ साहब, मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मौजूदा हुकूमत किसी मामले में यू टर्न ना ले, शायद अब ऐसा हो नहीं सकता। 3 रोज पहले जिनको कलअदम करार दिया, आज इनकी खबरें चलाने पर मीडिया पर पाबंदी लगा दी, आज उन्हीं से मुज़ाकरात के दौर पर दौर चल रहे हैं। जिनको 20 अप्रैल तक तहलील करने के दावे वज़ीर दाखिला शेख रशीद कर रहे थे, उनसे ही मुज़ाकरात करने इस वक्त खुद वो मौजूद हैं और इन मुज़ाकरात की अहमियत अचानक उन्हें याद आ गई। आज सुबह पार्लियामेंट के इजलास में भी इस मामले पर खूब गर्मा गर्मी हुई। होना तो ये चाहिए था कि अगर वज़ीर आज़म को इस मामले की हसासियत और संगीनी का इल्म था तो वो पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करते और वो तमाम बातें जो उन्होंने कौम से खिताब में की वो पार्लियामेंट में करके अपोजिशन और कौम को एक साथ एतमाद में लेते। बहरहाल वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब करना और अपोजिशन को एक बार फिर नज़रअंदाज करना ज़्यादा मुनासिब समझा और अपने इस खिताब में एक बार फिर उन्होंने इस्लामोफोबिया की अहमियत को हाईलाइट किया। कहा कि मेरा और टीएलपी का मकसद एक है, लेकिन इस मकसद को हासिल करने के लिए हमारा और टीएलपी का तरीका मुख्तलिफ है। दुनिया में 50 मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा जैसा पाकिस्तान में हो रहा है। अपने ही मुल्क में तोड़ फोड़ करके कोई फायदा नहीं। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। मुसलमान मुल्क है, कोई भी इस तरह नहीं कर रहा, कोई वहाँ कहीं मुजाहरे नहीं हुए, वो भी नहीं कह रहे कि एम्बेसडर को वापस भेजो। अपने मुल्क में मुजाहरे करो, अपने मुल्क को नुकसान करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रांस को अच्छा एम्बेसडर वापस भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो टीएलपी का जो मकसद है, जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वही मेरा मकसद है। हम भी उन्हीं की तरह चाहते हैं कि दुनिया में किसी मुल्क में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना हो, सिर्फ हमारा तरीकाकार फर्क है। वज़ीर आज़म ने बताया कि फ्रांस के सफ़ीर को निकाल कर यह मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। फ्रांस के सफ़ीर को निकाल कर हमारे यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं और हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी मार्केट यूरोपीय ममालिक में है, तो ऐसा किया तो हमारी फैक्ट्रीज बंद हो सकती हैं। ज़रा सुनिए। पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ना लगा फ्रांस को, पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ेगा। बड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री ऊपर जा रही है। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब
कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स है वो यूरोपियन यूनियन में जाती है, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं ख़त्म हो गई। इसका मतलब बेरोजगारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस खिताब में सवाल भी उठाया कि क्या गारंटी है कि सफ़ीर को वापस भेजने के बाद ये दोबारा गुस्ताखी की मज़मूम हरकत नहीं होगी। फ्रांसीसी सफ़ीर को वापस भेजने से फ्रांस को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेजा तो कोई दूसरा यूरोपीय मुल्क ऐसा ही करेगा। इस बारे में उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजना फ्रांस में और उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना, क्या उससे ये रुक जाएगा? क्या उससे क्या तो कोई गारंटी है कि उसके बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा? अगर हम ये करें पाकिस्तान, इसके बाद किसी और यूरोपियन मुल्क में यही होगा, आज़ादी के राय पे नाम पे। मज़ीद उन्होंने कहा कि तमाम मुस्लिम ममालिक को इस बात पर इत्तेफाक करना होगा कि मगरिब को ये मुत्तफ़िक़ा पैगाम दें कि अगर किसी भी मुल्क में इस तरह की गुस्ताखी की गई तो हम सब उससे तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करेंगे, तब जाकर उन्हें एहसास होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर दिया कि अगर थोड़े से यहूदियों ने मिलकर मगरिबी दुनिया को ये बावर करा दिया है कि हॉलोकॉस्ट पर बात करने से उनकी दिल आज़ारी होती है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? लेकिन ऐसा तब होगा जब हम भी मिलकर आवाज़ उठाएंगे। क्या कहा उन्होंने, ये भी सुनिए। 50 मुसलमान मुल्क मिलके ये कहेंगे कि अगर किसी मुल्क में से इस तरह किया गया तो हम सारे मिलके उनका ट्रेड बॉयकॉट करेंगे, उनकी हम चीजें नहीं खरीदेंगे। इसका असर होगा। दुनिया में थोड़े से यहूदी हैं, लेकिन वो सारे यहूदियों ने इकट्ठे होके मगरबी दुनिया को बताया है कि जो हॉलोकॉस्ट था, जिधर यहूदियों की कत्लेआम हुई थी, उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ कोई मनफी बात ना की जाए कहीं भी। तो क्या हम ये नहीं उनको बावर करवा सकते कि हमें कितनी तकलीफ पहुंचती है? और ये हम तब करेंगे जब हम कलेक्टिवली मिलके करें। अपने इस खिताब के आखिर में वज़ीर-ए-आज़म ने उलमा से भी अपील की कि वो इस मामले में हुकूमत के साथ मिलकर उनकी तायद करें, क्योंकि ये सब जो कुछ हो रहा है इससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। क्या कहा इस बारे में वज़ीर-ए-आज़म ने, सुनिए, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अपने उलमा, उनको ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि आपको इसमें मेरे साथ मिलके मेरी तायद करनी चाहिए, हमारी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें ये जो हो रहे हैं हमारे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, इससे तकलीफ पहुंचती है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी हिकमत अमली बता दी कि उनका और TLP का मकसद एक है, लेकिन तरीक़ाकार अलग अलग है। अब इसमें कौन सा तरीका बेहतर है? और फिर वज़ीर-ए-आज़म ने जो मुआशी अशारिया जिस तरह से मुतासर होने की बात की है, अब इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। क़िबला अयाज़ साहब, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के, मुफ्ती ज़ुबैर साहब, मारूफ आलिम दीन हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा मुफ्ती साहब से पहले मैं इनका कमेंट ले लूँ। मुफ्ती साहब, ये अब वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि ज़ाहिर यूरोपीय ममालिक हैं, 27 उनकी तादाद है। अगर हम फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेजते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर पाकिस्तान के लिए तिजारती तौर पर यूरोपीय ममालिक से ताल्लुकात कायम रखना, क्योंकि वहाँ से भी बाइकआउट हो सकता है। तो वज़ीर-ए-आज़म के आज के इस खिताब से आप और दीगर उलमाए कराम मुत्तफ़िक़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखें, सबसे पहली बात ये है, जो सबसे अहम तरीन नुक्ता हम सबको समझने का है, वो ये है कि आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी होती है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये बात बिल्कुल सही कही कि मुसलमान के लिए इससे ज़्यादा दुख का, सदमे का, अफसरदगी का, इससे ज़्यादा अज़ियत का कोई दुनिया में मकाम और ठिकाना नहीं हो सकता। मैं एक तमसीली मंजरनामा बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में अगर पेश करना चाहूँ, 1.5 अरब मुसलमानों को एक बड़े खुले मैदान में आप जमा कर लीजिए और उनको एक ही बात कहें, या तो नबी की शान में गुस्ताखी की जाएगी या तुम्हें बैक जुम्बुश कलम कत्ल कर दिया जाएगा। मैं दिल की आवाज़ पर कहता हूँ और खुदा की कसम खा करके कहता हूँ, मुसलमानों में बदअमल हैं, बदकार हैं, गुनाहगार हैं, शराबी कबाबी हैं। हर आदमी ज़ाहिर है मुसलमानों में कोई मौलवी नहीं होता, कोई आलिम दीन या मुफ्ती नहीं होता, कोई मजहबी स्कॉलर नहीं होता। बिल्कुल, मैं ये यकीन से कहता हूँ 1.5 अरब का 1.5 अरब मुसलमान बैक आवाज पुकार उठेगा, हमें मार दो, हमें कत्ल कर दो, हमें जानों से खत्म कर दो, लेकिन हम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी, उनको गाली, उनकी खिदमत के अंदर तौहीन किसी सूरत के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकते। नबी की जानिब से हमें हमेशा, हम तो समझते हैं कुव्वत समाअत, बसीरत और बसारत, कायनात का वजूद, हमारा अपना वजूद, ये पूरी कायनात नबी के सदक़े के अंदर है। तो अब मामला ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हमारे लिए तो नाकाबिले बर्दाश्त है। अच्छा, अब मामला है क्या
बुनियादी तौर पर इस गुस्ताखी को ख़त्म करवाने के लिए अब हर मुसलमान के दिल की आवाज़ ये कि मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रहा, बिल्कुल। ए अल्लाह, ए काश मैं कुछ कर सकूं। ये गुस्ताखी का सिलसिला किसी तरह से खत्म हो जाए, ये तौहीन रिसालत का मामला दुनिया से किसी तरह खत्म हो जाए, वरना मेरे लिए जमीन की पीठ से के मुकाबले में जमीन का पेट बेहतर है। ये हर मुसलमान गिरे पड़े के दिल की आवाज है। अच्छा, अब किया जा सकता है? करने का जो मुअस्सिर काम है वो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हेड्स ऑफ स्टेट पूरी दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके तमाम के तमाम सलातीन, हुक्काम, हुक्मरान ये मिल करके मगरिब को, वेस्ट को, यूरोप को गुस्ताखी से रोक सकते हैं, जिसका एक पूरा प्रोसेस है। मिसाल के तौर पर भाई, आज़ादी इजहार और जहनी अजियत, आज़ादी इजहार और दिल आज़ारी में खुदारा फर्क करना सीखो, पहली बात। दूसरी बात, ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए, कलेक्टिवली हमें कोई ज्वाइंट एक्शन कमेटी, एक PIA होता है, एक हॉस्पिटल होता है, एक इलाके और मुल्क के अंदर यूनियन काउंसिल होती है, तो खुदारा कोई मोहम्मदी यूनियन भी तो आनी चाहिए, कोई मुस्तफवी इत्तेहाद भी तो आना चाहिए, यूरोपीय यूनियन होता है, कोई नबवी यूनियन। साहब, इस सूरत-ए-हाल को रोकने के लिए अब आगे क्या क्या स्ट्रेटेजी मजीद हो सकती है? जैसे आपने एक तजवीज़ पेश की, मजीद तजावीज़ भी मैं आपसे लेता हूँ, जरा किबला अयाज साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। किबला साहब, ये जो अभी इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मुज़ाकरात का तीसरा दौर चल रहा है, हुकूमती टीम गई हुई है, TLP से मुज़ाकरात चल रहे हैं। ये मुज़ाकरात का दौर अगर 3 दिन पहले चलवा लिया जाता तो ये जितना जो कुछ नुकसान हुआ है, वो जिसने भी गलत किया, जिसने सही किया, क्योंकि आज वज़ीर आज़म ने कहा कि मकसद दोनों का एक है, TLP का भी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का भी, तरीक़ाकार पर इख्तिलाफ है। तो अगर 3 दिन पहले ये तरीका अपना लिया जाता तो शायद इतना नुकसान ना होता। वो जो लोग इस दुनिया से चले गए, जो ज़ख्मी होकर अभी अस्पतालों में मौजूद हैं, वो बहुत बेहतर सूरत-ए-हाल हो सकती थी। ये कहाँ पर गलती हुई, कहाँ खामी हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम सवाल आपने पेश किया। इसमें कोई शक नहीं कि जो पूरा मंजरनामा है, इसमें कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई एक गलतियां तो हैं। किस तरीके से इसका बंदोबस्त किया गया, उस बंदोबस्त में यकीनन कहीं ना कहीं कोताही है। लेकिन अब नई सूरत हाल में हमें ये देखना है क्या हम माजी के अंदर उलझ जाएं, माजी के अंदर मुंजमद हों, या इस वक्त जो सूरत हाल है इस सूरत हाल में बेहतरी लाने की कोशिश करें। अभी मेरी बात हुई हज़रत मौलाना जलील शरकपुरी साहब के साथ, और उन्होंने एक चैनल पे मुझे बताया कि मुज़ाकरात काफ़ी हद तक बहुत ही मुस्बत अंदाज से आगे जा रहे हैं। अच्छा। और ये उम्मीद दिलाई गई कि इंशाअल्लाह सहरी के लगभग हम इस काबिल होंगे कि कौम को कोई खुशखबरी सुना सकें। तो ये एक खुशाइन बात है। माजी में यकीनन कोताहियाँ हुई हैं, किस तरीके से इस मसले को इसका शायद सही इदराक नहीं किया गया और इसको सही अप्रोच नहीं किया गया। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि तमाम जो अहले खैर हैं उन सब की अब कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से मामले को सुलझा दिया जाए और कौम को एक बेहतरी की नवीद दी। यानी किबला साहब, अब ये तीसरे मुआहिदे की तरफ जा रहे हैं। एक और मुआहिदा हो सकता है हुकूमत और TLP के दरमियान। मुझे तो ऐसा लगता है, हज़रत मौलाना जलील शरकपुरी साहब के साथ जो गुफ्तगू हुई उनसे मुझे यही अंदाज़ा लगता है कि दोनों जानिब, यानी हुकूमत की तरफ से भी और जो एहतजाजी हमारे तहरीक लब्बैक के साथी हैं उनकी तरफ से भी नरमी का मुजाहरा किया जा रहा है। और लगता है कि हालात की संगीनी का दोनों को इदराक है और अब उम्मीद है कि हम एक सुलह की तरफ, एक माहदा की तरफ चले जाएंगे, खैर की तरफ चले जाएंगे। लेकिन किबला साहब, ज़ाहिर है माजी को देखते हुए, माजी के तजुर्बात को देखते हुए मुस्तकबिल की पेशगोई की जाती है। तो ये जो माजी के 2 मुआहिदात हैं वो वफाकी वज़रा की मौजूदगी में उनके दस्तखतों के साथ हुए, उसके बाद फिर जो कुछ हुआ सबके सामने है। अब उस सूरत हाल को सामने रखते हुए इस तीसरे मुआहिदे की फिर क्या हैसियत और क्या अहमियत होगी? ये जो 2 मुआहिदे हुए थे ये बराह रास्त दोनों फरीकों के दरमियान थे। अब जो तीसरा फरीक आ गया है जो एक सुलह की कोशिश कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी मौजूदगी जो है इसकी हैसियत एक ज़ामिन की होगी। और ये जो इस वक्त कोशिशें हो रही हैं इसमें यकीनन दोनों तरफ से दलाइल का तबादला हो रहा है। और फिर दलाइल के बाद जो तीसरा फरीक है
जो सुलह वाला फरीक है वो यकीनन दोनों के दलाइल का जायज़ा लेके और फिर दोनों को एक कॉमन ग्राउंड पे कन्विंस करने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से मुझे उम्मीद है कि ये जो माहिदा होगा ये पायदार होगा, सस्टेनेबल होगा, बेहतरी की तरफ ले जाने वाला होगा। ठीक है, चलें अब वज़ीर आज़म ने जो आज अपनी हिकमत अमली बताई कि दीगर इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर इस मामले को फिर आगे यूरोपीय यूनियन के साथ बात करना चाहते हैं और उलमा का भी वो इसमें किरदार चाहते हैं। इस पर गुफ्तगू करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर मज़ीद बात करें। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती ज़ुबैर साहब क़िबला आयसा हमारे साथ मौजूद हैं। तो मुफ्ती साहब, ये मुज़ाकरात का तीसरा दौर चल रहा है, लेकिन अब खबरें वहाँ से ये आ रही हैं कि अभी भी दोनों फरीक अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। अब इसमें वज़ीर आज़म ने आज जब खिताब किया जा रहा है उसमें उन्होंने उलमा से भी ये दरख्वास्त की कि वो मेरी तायद करें और इस मामले को हल करने में हमारी मदद करें। हमने देखा कि 7 घंटे तक हामिद रज़ा साहब और उनकी टीम मौजूद थी, दीगर उलमा कराम भी वहाँ पर मौजूद रहे, बातचीतें चलती रही। सालिस का वो किरदार अदा करना चाह रहे हैं, क़िबला आयसा साहब ने भी ऐसे फरमाया। अब इस सूरत हाल में क्या एक फरीक को इस सूरत हाल को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए पीछे हटना पड़ेगा? क्या समझते हैं आप, वो हुकूमत हो, वो TLP हो, कहाँ से इस डेडलॉक को ख़त्म करने का आगाज़ होना चाहिए? इस डेडलॉक को ख़त्म करने का सबसे शानदार नुस्खा ये है कि तमाम मकातिब फ़िक्र के तमाम बड़े उलमा को ऑन बोर्ड लिया जाए और उनको ऑन बोर्ड ले करके इस मसले को और डेडलॉक को हल किया जाए। और वन पॉइंट एजेंडा ये खुदारा लाशें नहीं गिरनी चाहिए, तशद्दुद का हर तरफ से फिलफौर खात्मा होना चाहिए। हर दर्दमंद पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ इस वक्त ये है, सबसे बड़ी तमन्ना और आरजू ये है, लाशें गिरना बंद हो जाएं, तशद्दुद और खूनी मंजरनामा यहाँ पर ख़त्म हो जाए। अगर कोई पुलिस एहलकार जवान पाकिस्तानी मेरा प्यारा मुसलमान भाई मरता है, मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मुजाहिरीन में से, मजहबी तंजीम में से कोई आदमी अगर शहीद होता है वो आशिक मुस्तफ़ा है, आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर वो शहीद होता है मेरा दिल खून के आंसू रोता है। उशाक शहीद हो रहे हैं, दोनों तरफ से पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं, मुसलमान शहीद हो रहे हैं, लिहाजा तशद्दुद का खात्मा किया जाए। प्लस मैं एक और अहम बात जरूरी तौर पे कहना चाहता हूँ, वो ये कि देखें, रियासत माँ का दर्जा रखती है, लिहाजा नरमी, इफ़हाम व तफ़हीम और मुज़ाकरात से मसले को हल करना चाहिए। ये है रियासत का काम। मुजाहिरीन और मजहबी तंजीम का काम यह कि टकराव और महाजराई की तरफ नहीं जाना चाहिए। और ये बात बहुत जरूरी है, जो मुआहदा हो रियासत के और स्टेट एग्रीमेंट की गैर मामूली वैल्यू होती है। जो मुआहदा हो उस मुआहदे पर फिर अमल जरूर किया जाए, सोच समझ करके मुआहदा किया जाए और फिर उस पर अमल जरूर किया जाए। और कराची या पूरे पाकिस्तान, लाहौर, बल्कि पूरे के पूरे मुल्क की सड़कों पर बहता हुआ खून फौरी तौर पे बंद हो जाए, ये हर मसलक और मकतब फिक्र के आलिम और मानने वाले मुसलमान की मुफ्ती साहब, आपने फरमाया कि जो भी मुआहिदा हो उस पर अमल भी हो। मुआहिदे पर अमल होने की अहमियत, एक अहद करना, उस अहद को फिर पूरा करना, अहद शिकनी ना करना, रियासती मुआहिदा बहुत गैर मामूली अहमियत। क़िबला साहब से भी इससे मुतालिक मैं सवाल करता हूँ, लेकिन पहले आप मुख्तसर फरमा दीजिएगा कि इसकी अहमियत शरीयत में क्या है, हमारा मजहब, हमारा दीन इस्लाम इस बारे में हमें क्या बताता है? देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ए ईमान वालों अपने वादों को पूरा करो। उक़ूद अक़द की जमा है, गिठान को कहते हैं। जब तुमने गिठान बांध ली, जब तुमने वादा कर लिया, आपको मालूम है हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, गैर मुस्लिमों के साथ भी अगर हमारा कोई मुआहदा होता है हम उसको भी पूरा करने के पाबंद होते हैं। और एक बात याद रखिए, डॉक्टर क़िबला अयाज साहब इंतहाई मुअतदिल शख्सियत है। मैं आपके आज के प्रोग्राम में उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। हमारी वो इस्लामी नजरियाती कौंसिल के ये 9 मुंतखब दोबारा चेयरमैन भी बने, इन्हें ऑन बोर्ड किया जाए। कौंसिल के अराकीन अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा सदर मुमलकत ने उनको अपॉइंटमेंट कर दिया, उनको ऑन बोर्ड किया जाए। दीगर मसालिक और मकातिब फिक्र के अकाबिर उलमा को बिठाया जाए, तमाम क़यादतों को बिठाया जाए और फिर इस तरीके से इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये मसला हल होगा और इसी तरफ आना जाए। फिर जब मुआहदा हो जाए उसकी जरूर पासदारी की जाए। सही। तो क़िबला अयाज साहब, ज़ाहिर है मुआहदा किया इसलिए जाता है कि उसकी पासदारी करनी होती है, और जब मुआहदों की पासदारी नहीं होती तो फिर सबने देखा ये हुआ क्या है। तो आप समझते हैं कि इस बार बहुत ज़्यादा हुकूमत को सोच समझ कर मुआहदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले जो 2 मुआहदे किए गए उनकी पासदारी नहीं हुई, तो फिर उसका एक बड़ा नुकसान इस पूरी कौम ने बर्दाश्त किया है। तो क्या फरमाएंगे क़िबला साहब इस पर? जी बिल्कुल, मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने जो फरमाया बड़ी मेहरबानी। वो भी अब हमारे मेंबर बन गए हैं और इंशाअल्लाह हम उनकी तरफ देखते हैं रहनुमाई के लिए। उनका बड़ा किरदार है। बहुत अहम बात है, मुआहदे जो भी हों उनकी हर हालत में पासदारी ज़रूरी है।
और ये जो इस वक्त मुआहदा है, मुझे ये दरमियान की सूरत हाल मालूम नहीं कि क्यों ऐसा हुआ कि दोनों फरीक जो थे, हुकूमत और तहरीक लब्बैक, ये एक बेहतर मंजरनामे की तरफ आगे जा रहे थे। दरमियान में क्या ऐसा वो हुआ कि जिसकी वजह से दोनों के दरमियान एतमाद की जो कैफियत थी वो ख़त्म हो गई, और फिर इसके नतीजे में ऑपरेशन और सख्त इकदामात की नौबत आई। कलामी की माजरत, ये अब तो वज़ीर आज़म ने आज खिताब में क्लियर किया ना कि मुआशी मफादात का मसला था, और सिर्फ ये ज़ाहिर पाकिस्तान का नहीं बल्कि जो दीगर इस्लामी ममालिक हैं, ज़ाहिर वो भी एक मुत्तहिद होकर इसीलिए शायद ये बात नहीं कर पा रहे यूरोपीय यूनियन पर या पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि हर एक के मुआशी मफादात जुड़े हुए हैं यूरोपीय ममालिक से। वज़ीर आज़म साहब ने ये बात तो की कि फ़्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने से क्या फ़ायदा होगा या नुकसान, लेकिन एक जो तहकीक की ज़रूरत है या इस पे सोचने की ज़रूरत है कि हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि एक तरफ हमारे साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर घेराव की और इस्लामाबाद के अंदर धरने की के पैगामात भी हो रहे थे, तो शायद इसकी वजह से कुछ एक गलत फहमी पैदा हो गई, और जिसको हम कहते हैं डेफिसिट ऑफ कॉन्फिडेंस, एक दूसरे पर एतमाद नहीं रहा। तो ये तो खैर बात की बातें हैं कि इनको अब तफसील से देखा जाए और ये कोशिश की जाए कि आइंदा कोई ऐसी कोताही और ऐसी गलती ना हो। अब तो हमने मुस्तकबिल की तरफ देखना है और ये कोशिश करनी है कि आज की रात इस वक्त जो मुज़ाकराती अमल जारी है वो कामयाबी से हमकिनार हो और हम बेहतरी की तरफ जाने में कामयाब हो जाएं। और ये जो मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने फरमाया, जय्यद उलमाए किराम हमारे दरमियान मौजूद हैं जिन्होंने पैगाम पाकिस्तान पर दस्तखत किए हैं और पैगाम पाकिस्तान की तश्कील में अपना किरदार अदा किया है। ये पैगाम पाकिस्तान हमें बताता है कि तशद्दुद से एहतराज़ किया जाए, रियासत के इक़दामात जो हैं उन इक़दामात में बिलखुसूस ऐसा इक़दाम जिस तरह ये कहा गया रियासत की हैसियत माँ की है, तो मुसल्ला इक़दाम जो है वो इस्तेहकाक पैगाम पाकिस्तान के अंदर सिर्फ रियासत को दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी गुंजाइश मौजूद है कि हम बेहतरी की तरफ जाएं अगर पैगाम पाकिस्तान की जो स्पिरिट है उस पर अमल दरामद को यकीन, और इंशाअल्लाह ताला ज़ाहिर ये मामला तय पा जाएंगे और खुश असलूबी से मामला हल हो जाएगा। लेकिन मुफ्ती साहब, असल जिम्मेदारी फिर हुकूमत की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इसके बाद शुरू होगी कि जो आज उन्होंने कहा कि वो तमाम मुस्लिम ममालिक से बात करेंगे, एक होने की ज़रूरत है, मुत्तहिद होकर पैगाम देने की ज़रूरत है। अब उसकी कितनी अहमियत है? इससे पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म बात कर चुके हैं, लेकिन दीगर मुस्लिम ममालिक से उस तरह की आवाज़ें नहीं सुनाई देती जिस तरह इमरान खान या तैयब उर्दुगान बात करते हैं। दीगर मुस्लिम ममालिक का क्या किरदार है फिर इस पर, उनकी इस खामोशी पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात बड़ी अहमियत रखती है। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कई मौक़े पर जनरल असम्बली में मुख्तलिफ फोरम्स पर इस्लामोफोबिया पर और फिर तौहीन रिसालत पर और फिर मुसलमानों की दिल आज़ारी पर कई दफ़ा बात की है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये हमारा इस वक्त का सबसे बड़ा अलमिया है। क़यादत का फ़ुक़दान उम्मत मुस्लिम और आलम इस्लाम का सबसे बड़ा मसला है। पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक के अवाम कुछ और अंदाज में सोचते हैं, हुक्मरान कुछ और अंदाज में सोचते हैं, और पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक की जो अवाम है वो दिल के अंदर ये गम और अलमिया और ये अफसरदगी का पहलू हर वक्त रखते हैं कि हमारे हुक्मरान हमारी सही तर्जमानी नहीं कर सकते। जबकि ये याद रखना चाहिए, तौहीन रिसालत के मौजू पर हमारा मौक़िफ़ इंतहाई मुनसिफाना है, मुदल्लल है और मुकम्मल बरहक है। हम कहते हैं तमाम दुनिया के गैर मुस्लिम मुल्कों से, आप बताओ आप क्या हो, या ईसाई हो या यहूदी हो, शुरू कर लो ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से। उनकी शान में भी जो गुस्ताखी करेगा उसको भी दहशतगर्दी करार दिया जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो गुस्ताखी करेगा उसको भी 1.5 अरब मुसलमानों का मसला है, उसको भी दहशतगर्दी, नाजायज और खिलाफ कानून आलमी सतह पर दहशतगर्दी करार दिया जाए। ये हमारा इंतहाई मुनसिफाना मौका है और कई ऑस्ट्रेलिया वगैरह कई मुल्कों की माजरत, लेकिन आपको लगता है कि ये सिर्फ दलील की बुनियाद पर ये मुमकिन हो सकेगा? क्या तमाम इस्लामी ममालिक मिलकर या 10-12 मुल्क मिलकर सिर्फ डायलॉग के जरिए समझा सकेंगे यूरोप को और दीगर दुनिया को? खुदा की कसम खा करके कहता हूँ, मुस्लिम ममालिक के तमाम हेड्स और तमाम सलातीन और हुक्मरानों को गुंबद खदरा के सामने, मस्जिद नबवी के सामने जमा किया जाए। आकाए नामदार से मोहब्बत कौन नहीं करता, उनको जमा किया जाए। पहले हमारा दरमियाना, हमारा मुसलमानों का अंदरूनी इंटरनल एग्रीमेंट हो, फिर ये जाकर के बैक आवाज पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम अक़वाम से बात करें, दलील की जुबान से करें, मसला हल हो सकता है। और फिर ये जो पाकिस्तान की ताज़ा सूरत हाल है, मैं उसमें भी आखिर में एक नुक्ता जिक्र करना चाहता हूँ।
आज हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब मदजुल्लुम ने इजलास बुलाया दारुल उलूम कराची के अंदर, उनको, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को, डॉक्टर किबला अयाज साहब को, वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी साहब हैं, तमाम मसालिक और मकातिब फिक्र के जितने भी अकाबिर उलमाए कराम इन क़यादतों को बिठाया जाए और बोर्ड किया जाए, मसले का बड़ी शानदार आपकी ये तजवीज़ है। और किबला साहब, इस मुफ्ती साहब की इस तजवीज़ पर ज़ाहिर है आप भी इनकी तायद करेंगे, और अगर कोई और तजवीज़ आप इसमें ऐड करना चाहें, वक्त कम है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी तजवीज़ है और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। मौलाना हमारे जो वज़ीर मज़हबी उमूर हैं मौलाना पीर ताहिरुल अल्लामा नूरुल हक कादरी साहब, वो इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि लाहौर पहुँच चुके हैं और इसी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा हैं। तो हम सब मिलकर इंशाअल्लाह इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, वज़ारत मज़हबी उमूर, मदारिस के जो 5 बोर्ड्स हैं, इन सब को इंशाअल्लाह यकजा करके और कोशिश होगी कि इस हवाले से एक ज़ाब्ता अखलाक मुरतब किया जाए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। किबला अयाज साहब मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। किबला अयाज साहब मुफ्ती ज़ुबैर साहब, और इस वक्त पूरी उम्मीद है एक अच्छी खबर आएगी और मुज़ाकरात कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर होंगे और मुल्क में, रियासत पाकिस्तान में हालात एक बार फिर मामूल के मुताबिक उसी तरह हो जाएंगे जिस तरह से 4-5 रोज़ पहले होते थे। आज के प्रोग्राम से इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।